स्वागत है हमर धरोहर के इस नए अंक में। आज हम ले चलते हैं आपको ऐसी जगह पर जिसकी इतिहास लगभग 1400 साल पुराना है और महानदी सभ्यता की सबसे ज़्यादा बड़ा धरोहर अगर कहा जाएगा वो है सिरपुर। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, जिसको 625 से 650 के बीच रानी वासटा ने इस मंदिर को निर्माण की थी। रानी वासटा के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाहे वर्तमान की ओडिशा हो या वर्तमान की छत्तीसगढ़, दोनों जगह पर कई मंदिरों का निर्माण रानी वासटा के जरिए किया गया था। यह है लक्ष्मण मंदिर। आइए जानते हैं लक्ष्मण मंदिर और उसकी कहानी। लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद भागीरथी गढ़तिया। गढ़तिया साहब, ये बताइए लक्ष्मण मंदिर के इतिहास क्या है, किसने बनाई थी इसको? अभिलेख के अनुसार लक्ष्मण मंदिर दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर में अवस्थित है और इसका निर्माण महारानी वासटा, जो कि सूर्यवर्मन मगध की मोखरी वंश की जो पुत्री है और महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता तथा हर्षगुप्त की जो पत्नी थी, उन्होंने अपना दिवंगत पति हर्षगुप्त की स्मृति में 7वीं शताब्दी, जिसका डेटिंग किया गया 625 से 650 एडी के मध्य में, इसको ईंटों से निर्मित किया था। तो ये कहा जा सकता है कि ये उस जमाने का ईंटों में बना हुआ मूर्तियों में से, मंदिरों में से इकलौता ऐसा है? एक लौता तो नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत एक प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ अंचल में, जो कि साउथ कोसल की राजधानी था। और अगर वैसे बात करें, अगर वर्तमान छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस हिसाब से ईंटों की मूर्तियां बनी है, ईंटों की मंदिर बनी है, विशेषकर मध्य भारत में हो या उत्तर भारत में हो, ऐसी तो मूर्ति इस तरह की मंदिर शैली दिखता ही नहीं है। गुप्त काल में जब मंदिर का बनावट का जो शुरुआत हुई है, उस समय ईंटों से बनी है। और जैसे भीतर गांव में, कानपुर के पास देवगढ़ में है, बोध गया बिहार में जो स्थित है, वो भी ईंटों से ही बनी है। तो इसका कोई लिंक है क्या? जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार में है और बोध गया के पास ही है, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, ये राज्य आपस में कोई उस तरह का संबंध नहीं रहा। क्योंकि यूपी बिहार की बात करें तो गंगा की संस्कृति कहा जा सकता है या अवध की बात किया जा सकता है, पर छत्तीसगढ़ इन सबसे दूर रहा। फिर ये ईंटों की शैली की मंदिर की कला स्थापत्य ये कहाँ से आ गया? हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और बिहार का संबंध रहा है, क्योंकि महारानी वासटा जो थी वो मगध की मोखरी वंश राजवंश की पुत्री है, जिसका विवाह हुई थी हर्षगुप्त से। तो दक्षिण कोसल और मगध का संपर्क तो प्राचीन काल से रहा है। जब मंदिर बनाई गई है तो वहीं से ही आए होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। हम वहाँ का आर्टिजन, वहाँ का कलाकारों ने आके यहाँ का माने मंदिर जो स्थापत्य कला है, उनका योगदान रहा है। इस मंदिर की खासियत क्या कहा जाए? अगर खासियत की बात करें तो क्या हो सकता है? इस मंदिर का मुख्य जो खासियत हम लोग कहेंगे तो इसे इंटैक्ट है। ये ऊपर का खाली इसका जो शिखर जो है, शिखर पोर्शन तो हम लोग इंटैक्ट है। ऊपर खाली अम्लक है, अम्लक कलश, और ऊपर जो ध्वजा होगा, जो फ्लैग रहता है, वो खाली इसी हम लोग यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है। बाकी सारी चीज़ इसमें कंप्लीट है। बट जैसे आप बता रहे हैं लगभग 1400 साल पुराना ये मंदिर है, तो 1400 साल तक ये मंदिर ऐसे अक्षत अवस्था में रहना बाकी चीज़ों को अपने आप में मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है, मैं आपसे सहमत हूँ। और ये इसका जो हम लोग बात करेंगे, ये मंदिर मतलब रेगुलरली इसका परिरक्षण संरक्षण किया जा रहा है, इसीलिए आज इसी स्थिति में ये हमारे सामने उपस्थित है। वैसे कहा जाता है 1880 में किसी अंग्रेज ने भी इसके ऊपर काम किए थे और उस वक्त हुआ था। 1880-81 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक थे। उन्होंने वो भी सिरपुर आ चुके हैं? वो सिरपुर आ चुके हैं। अच्छा। उनके पहले भी उनका जो सहयोगी थे, उनके जो सहकर्मी थे जेडी बेगलार, वो उनसे पहले 1873-74 में आ चुके थे। सबसे पहली रिपोर्ट उन्हीं का हम लोग को, उनका सबसे प्रथम रिपोर्ट हमको प्राप्त होता है। और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे 1880-81 में। उसके उपरांत 1910-11 में लंगहर्स्ट करके एक अंग्रेज विद्वान आए हुए थे यहाँ, उनका भी रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है। तो एक बात मुझे बताइए, अंग्रेजों तक, लंदन तक इस बात फैली कि यहाँ पे एक ऐसी मंदिर है, ऐसी ईंटों से बनी हुई मंदिर है, पर छत्तीसगढ़ में हो या भारत में हो, कम लोग क्यों जानते हैं? लक्ष्मण मंदिर को लोग जानते हैं। अभी तो इसका वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल भी भेजा गया है। अभी लोग इसके बारे में अवेयर हैं।
और हम लोग इसे प्रचार प्रसार भी करते हैं। जब हम लोग 18 बट आज से लगभग अगर 1880-81 में अगर कोई अंग्रेज आके यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो आज अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो 100 साल पुराना है। 100 साल में जिस हिसाब से ख्याति होना चाहिए इस लक्ष्मण मंदिर की, वो थोड़ा कम दिखता है। लगातार यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा जरूर कि यहाँ जरूर विदेशी पर्यटक का संख्या कम है, आते हैं लेकिन गिने चुने आते हैं, लेकिन यहाँ जो स्थानीय जो पर्यटक हैं वो लगातार आते रहते हैं। और सीजन में खास करके नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ बहुत रस रहती है। वैसे गढ़तिया साहब, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे, इस मंदिर में बेहतरीन कारुकार्य है और दशावतार से लेकर सारी चीज़ें हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं लक्ष्मण मंदिर में, पर लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण जी की मंदिर नहीं है। क्या है मंदिर, आइए हम बात करते हैं गढ़तिया जी से। गढ़तिया जी, अगर इस लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, पर वैसे देखा जाए तो आप कहते हैं कि ये लक्ष्मण मंदिर नहीं है, ये किसी और का, यहाँ पे जो भगवान है गर्भगृह में वो कोई और है। कौन है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका प्रमाण हमें मिलता है जो द्वार शाखा में, जो सेंटर में ललाट बीम में है, ललाट बीम में भगवान विष्णु की शेष साई मूर्ति का अंकन है, जो कि पिंकिश सैंडस्टोन पे है। शेष साई विष्णु के नाभि में हम देखेंगे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो हम लोग पुरानी कथा में वर्णन है वो है। उनको पैर को लक्ष्मी जी उनको पैर दबा रहे हैं, उनका भी वर्णन है। ये पत्र शाखा है जी, ये रत्न शाखा, ये मिथुन शाखा जो कपुल्स है, और ये अगेन पत्र शाखा, और ये जो उम्र पैनल दिख रहा है ये है भगवान विष्णु का दशावतार का वर्णन है। बट इसमें एक चीज और भी है कि जहाँ पे आप हाथ रखे वो भगवान बुद्ध का भी है। भगवान बुद्ध है, भगवान विष्णु का 9वीं अवतार का रूप है। जी जी जी। हमारा पहला अवतार भगवान विष्णु का होता है, जैसे सब लोग विदित हो, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का हम लोग देख सकते हैं, ये है मछली बने हुए हैं, जो कि जब बाढ़ आई थी तब बचा थे उसे मत्स्य कहा। बाढ़ आई थी, मत्स्य रूप का धारण करके ये नृसिंह अवतार है। ये कूर्म अवतार है। अच्छा, उधर कूर्म अवतार है, जो समुद्र मंथन का एपिसोड हमारे हैं, जो मंदार पर्वत के चर्निंग स्टोन के रूप में यूज हुआ था, वो जब नीचे सिंक करने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके उसको अपना पीठ पर वहन किए थे। जी जी जी। उसके ऊपर बराह अवतार, जो महादानी बलि का जो एपिसोड है, जो 3 पाद जमीन का मांग किए थे, 52 अवतार लेकर के, इसी का 52 अवतार यहाँ पे भी आ गया। 52 अवतार है। ये बराह अवतार है, बराह अवतार है, नरसिंह अवतार, नृसिंह अवतार है, वो भी 3 पाद का जो है। त्रिविक्रम है, मतलब 52 अवतार त्रिविक्रम एक रूप में दिखलाते हैं। और केसीवत का भी अंकन किया गया है। अच्छा, ऊपर से कृष्ण लीला का पूरा वर्णन है। और जो कॉर्नर वाले जो हिस्सा है आर्किटेक्चर का, वो केसीवत, घोड़ा के रूप में भगवान कृष्ण ने उसको दमन किए थे, अपना कोहनी उनके मुंह में। अच्छा, वो जो है सबसे ऊपर, जो है सबसे ऊपर कोने में जो है वो केसीवत का सीन है वो। जी जी। और द्वार शाखा के ठीक सामने हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं, ये गर्भगृह अंतराल है। ये मंदिर है और ओरिजिनल 3 कंपोनेंट में बनी हुई है। एक गर्भगृह, अंतराल, जहाँ डिवोटी जाके प्रेयर करते हैं, अंतराल भाग है ये मंदिर का, या प्रार्थना मंडप भी जिसको कह सकते हैं। हाँ जी। उसके उपरांत ये है सामने जो है पिलर मंडप है। ये पिलर था, 2 लाइन में 8 पिलर थे। तो जो लोग आते थे, जो दर्शन करने आते थे, वो यहीं पे आके रहते थे और यहीं पे आके पहले विश्राम करते थे, उसके बाद आके प्रार्थना करते थे। हम मंडप का स्वरूप तो वही होगा। मंडप स्वरूप से छत रहा, अभी तो इसका अवशेष है। खाली पिलर का जो हम लोग बेस पोर्शन देख रहे हैं, इसी विषय से कह सकते हैं पिलर मंडप था जी। और 2 लाइन में 2 रो में 4-4 पिलर था, और दीवार के साथ साथ पिलास्टर बने हुए थे 4-4। जी जी जी। एक चीज और भी अनोखा है कि मंदिर का अक्सर देखा जाता है कि सीधे द्वार रहता है मंदिर से गर्भगृह के लिए, सीधे प्रवेश के लिए। इसके दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में एक द्वार दिया है। ये मंदिर सीढ़ियां हैं। ये मंदिर एक 7 फीट ऊंची बनी हुई जगती पर विद्यमान है ये जी। और जगती से दोनों तरफ से, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ी बना हुआ है मंदिर तक पहुंचने के लिए। एक चीज मुझे बताइए, ये बाजू में अगर बात करें गढ़तिया साहब, ये बिल्कुल लगा हुआ है महानदी है, बिल्कुल ये लगा हुआ दिख रहा है महानदी है। महानदी के इतने किनारा है, इसीलिए क्या कहा जा सकता है कि मंदिर को इतने ऊंचाई पे मंडप पे रखा गया है? नहीं, हमारे सेंट्रल इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर है,
ये सारे मंदिर जगती के ऊपर ही बने रहते हैं। जैसे राम मंदिर सिरपुर में देखेंगे है, जी। खजुराहो तक चले जाए हम लोग, जी। सारे चीज़ें जगती के ऊपर बने रहते हैं। लेकिन उड़ीसा का हम लोग बात करेंगे, माने ये भी साउथ कोस्टल और उड़ीसा का मैंने कल्चरल कंटैक्ट रहा है। जी। तो वहाँ का सारे मंदिर जो इनिशियल फेज में बना था वो ग्राउंड लेवल से शुरू होती है वो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये तो प्लेटफॉर्म के क्या ऊपर बनी रहती है। एक प्लेटफॉर्म जो बनाते हैं उसका कारण क्या ये भी है कि बाढ़ आ सकता है या बाकी चीजें हो सकते हैं, या जनता जो भी लोग आते हैं दर्शन करते हैं तो उनसे थोड़ा ऊंचाई पे रहे तो दूर से दिखे, क्या कारण हो सकता है? ये दोनों लॉजिक आपका मैंने सही है वो। माने जैसे पानी नहीं चढ़े ऊपर में, इसका भी ये फीचर हुआ। और लोगों को आने में इसके भगवान जी है हम लोग, ये पवित्र स्थान है ये, उसके ऊपर नीचे नहीं रखेंगे किसी के, माने अपना पैर के ऊपर भगवान को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए, ऊंचा दर्जा दिए हैं वो लोग जी। इसीलिए उनको थोड़ा उनका स्थापना भी कि ऊंचे माने ऊंचा स्थान में हो, यही इनका कॉन्सेप्ट है। एक चीज और भी है मेरे मन में कि देखिए महानदी सभ्यता की अगर बात करें, महानदी के किनारे कई मंदिर है, चाहे राजिम की बात करें, सिरपुर की बात करें, क्या महानदी सभ्यता भी अपने आप में इतनी महान रहा उस वक्त? महानदी से बहुत फ्लोरिश था, डेवलप प्रीहिस्ट्रिक रिमेन्स भी मिलता है यहाँ पर। महानदी किनारे हम लोग सर्वे करेंगे, प्रीहिस्ट्री से लेकर हिस्टोरिकल पीरियड तक ये कंटिन्यूस माने सेटलमेंट मिलती है हम लोगों को। ये शुरू से विकसित रहा है, शुरू से ही विकसित रहा। वैसे भी श्रीपुर का मतलब होता है वैभव की नगरी। हाँ, श्रीपुर में श्रीपुर, श्रीपुर मतलब वैभव की नगरी, सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ वेल्थ। सिटी ऑफ वेल्थ। वैसे इस मंदिर के कारुकला की बात अगर करें, जिस हिसाब से स्थापत्य कला, जिस हिसाब से मंदिर की शैली है, अपने आप में अनोखा है, वो भी एक बार जानते हैं आपसे। पर जानने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं लक्ष्मण मंदिर में। आपको पता है कि जो काम जिस हिसाब से कला लकड़ियों में उकेरी जाती है वही कभी ईंट में संभव नहीं हो सकता। पर अगर हम सिरपुर में हैं, वो भी लक्ष्मण मंदिर में है, तो उसका चर्चा हम जरूर करेंगे कि यहाँ पर ईंटों पर किस तरह से मूर्ति कला दिखती है, विकसित है। गढ़तिया जी, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी मंदिर में हो, घरों में हो, जो दरवाज़ा होता है उसका बेहतरीन काम होता है दरवाजे के ऊपर लकड़ी में। शायद ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे ईंटों पर इस तरह का काम हुआ है। साथ में अगर मंदिर की बात करें, मंदिर के चारों तरफ की बात करें, पार्श्व देवियों की बात करें, देवताओं की बात करें, वहाँ अक्सर देखा जाता है जो काम पत्थरों में किया जाता है, यहाँ ईंटों में हुआ है। जिस हिसाब से बारीकी का काम किया गया है, इसको कैसे आप देखते हैं? लक्ष्मण मंदिर में ईंटों का जो कारीगर है ये बहुत अनूठा ही नमूना है छत्तीसगढ़ में। इस मंदिर के जो गर्भगृह में पंचरथा प्लान पे बना है ये, और इसे भद्र रथ में सेंटर में एक खिड़की के माने ईंटों से निर्मित एक खिड़की का एक अंकन किया गया है, जिसे फिंच्ड विंडो बोलते हैं टेक्निकली इसको। उसकी फॉल्स विंडो है वो। तो इसका भद्र रथ जो सेंट्रल रथ में है, इसी में उकेरा गया है, जो ये वुडन इमिटेशन दिया है। जैसे ऐसा दिया गया है जैसे कि लकड़ी में जिस तरह के काम होता है वैसे ही काम है ये जी। और इस मंदिर का हम लोग एनाटॉमी का बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ये ह्यूमन एनाटॉमी के बराबर है ये। जैसे हम लोग पाँव से लेके जिसके मंदिर में से कहीं पाभाग, पाँव से लेके हमारा सर तक मंदिर का एनाटॉमी सेम है। जैसे पाभाग है, ये 5 मोल्डिंग इसमें है, खुर, कुंभ, कलश। खुर किसको बोलते हैं? सबसे नीचे, सबसे नीचे खुर, इसको खुर बोलते हैं। खुर पोर्शन जी, कुंभ, इसको कुंभ, हाँ। कलश में अशोक पत्र का ये जी जी अंकन किया गया है। फिर कपुत पाली और अंतरपट्ट 5 डिवीजन में बना है, जिसे पाभाग पोर्शन कहते हैं। इसके ऊपर जंघा पोर्शन शुरू रहता है, हम लोग थाई पोर्शन जो होता है, यहाँ से मंदिर का जंघा पोर्शन है। और आप जो लकड़ी का जो बनता था लेकिन अभी ईंटों में बनी है, वो जंघा पोर्शन में भद्र रथ में बना हुआ है, जो सेंट्रल रथ होता है। ये एक रथ है भद्र रथ। उसके बगल में हम देखेंगे प्रतिरथ और कोना वाला कर्ण रथ। तो भद्र रथ के बाएं तरफ 2 रथ हैं, प्रतिरथ, कर्ण रथ, और दाहिने तरफ भी 2 रथ हैं, प्रतिरथ, कर्ण रथ। इसलिए पंचरथ प्लान में बना हुआ है। अच्छा, इसको आप कहेंगे तो प्रतिरथ, ये प्रतिरथ होगा, प्रतिरथ है। अब वो ये है कर्ण रथ है। फिर विंडो के पास में 2 रुचों का पिलास्टर है, इसको हम जो देख रहे हैं ये रुचों का पिलास्टर। जैसे राजीव रोचन टेम्पो राजीव में जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी इसका हम लोग उदाहरण मिला है। उसी सब बाकटा का पिलर जो महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा, पितलखोरा, उस मैंने गुफा में भी
इस पिलर का हमें सिमिलरिटीज हमें मिलती है। बगटा के पिलर से सिमिलरिटीज है और राजीव लोचन में भी हम लोगों तो ये जो है ये क्या सौंदर्य के लिए किया जाता है कि इसके एक टेक्निक है कि इसमें मंदिर ज्यादा मजबूत होता है? इस सौंदर्य के हिसाब से ये बाहरी जो डेकोरेशन होता है मंदिर का सौंदर्य खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। अच्छा, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसी को पंचरथ पे रखा गया उसी हिसाब से। हाँ, पंचरथ प्लान पे है। भद्र रथ के बाद हम लोग प्रतिरथ का बात करेंगे। जैसे रुचा का पिलास्टर है, यहाँ पे पिलास्टर फ्रेम्ड नीच है ये जी, पिलास्टर में ये नीच है, इसके ऊपर गवाक्ष डरमर है, ये चैत्य उंडो कहते हैं ये। अच्छा, चैत्य उंडो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम लोग मिलता है। चैत्य उंडो बुद्धिस्ट कंट्री में मिलता है, लेकिन मंदिर में उसका डिपिक्शन किया जाता है। ये कर्वेचर हम लोग देख रहे हैं, चैत्य उंडो बोलते हैं, गवाक्ष डरमर इसका टेक्निकल टर्म है। ये अक्सर बुद्धिस्ट इलाके में देखा जाता है, बुद्धिस्ट मंदिर में देखा जाता है। तो यहाँ कैसे आ गया ये? हिंदू टेम्पल में जैसे शासक लोग बनाते थे, निर्माण करवाते थे, उसमें रिलीजियस टॉलरेंस सिस्टम भी था। अच्छा, विभिन्न धर्मों के अच्छे चीजों को भी लेके समाहित करते थे और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान देते, उसी का भी सम्मान रिलीजियस टॉलरेंस है। वैसे भी कहा जाता है सिरपुर जो है बुद्धिस्ट का, बौद्ध धर्म का एक बड़ा सा पीठ भी रहा है। यहाँ सभी धर्मों को, शिव हो, वैष्णु हो या फिर बुद्ध हो, सभी को यहाँ पे एक साथ समाहित होते हुए देखा गया। हाँ, यहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू में बात करेंगे हम लोग तो शिव, विष्णु और ये शक्ति कल्ट का भी प्रचलन था यहाँ पे। जैसे महिषासुर मंदिर दुर्गा का कई मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुए सिरपुर से। अच्छा, सिरपुर में। जी। और ये जंघा पर्सन के ऊपर हम जाएंगे, वहाँ एक बरंडी का है जी, बरंडी का टोटियार में जो चेकर्स डिजाइन है, ऊपर जो सफ़ेद रंग का अवलोकन हो रहा है, ये मंदिर कभी लाइम से प्लास्टर था, ये चूना से पूरा मंदिर प्लास्टर था। वो तो समय के कालांतर में उसको धीरे धीरे जिस हाल में मिली थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उसी हालत में अभी भी विराजमान है। उसका ट्रेसेस कहीं की हम लोग देखने को मिलता है। ये जैसे एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे भारवाहक है, वो भी हमको देखने को मिल रहा है कि वो भी ईंटों से है। साथ में जिस हिसाब से हाथी को दिया जा रहा है या बाकी जो स्थापत्य कला, कुछ जगह पे सरदुल दिखता है, यहाँ पे सरदुल नहीं है पर हाथी को दिखाया गया है। तो ये भारवाहक ये सारे चीज इन्होंने क्या ईंट से बाद में उसको खुदाई किया कि ईंट को उसी हिसाब से उसको बना के रखे उन्होंने? नहीं, इस ईंट से बना के वहाँ पे फिक्स किया है। खाली हाथी के साथ साथ आपके अनुसार यहाँ सिंह का भी है, लायंस का भी है, सरदुल का, जिसको सरदुल का मानव भी, ह्यूमन बीइंग भी है। जी। मैंने तीनों को भारवाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो ये कला कहाँ से दिखता है? अक्सर देखा जाता है कि सरदुल जो है वो उड़ीसा की स्थापत्य कला पे ज़्यादा दिखता है। सरदुल खाली उड़ीसा में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ये एक्चुअली 6-7 सेंचुरी AD में जितने मंदिर बने थे सभी का सरदुल, गजब्याल, ये लोग का अपीयरेंस हो जाता है। इसके कितनी शैली के होती है मंदिर 3 शैली के होते हैं, नागर, द्राविड़ और खाकरा देवल होता है जी। 3 तरह का होता है। ये नागर शैली में आता है। और नागर शैली का और कौन कौन सा मंदिर हो सकते हैं मध्य भारत या बाकी जगह की अगर बात करें तो? द्राविड़ शैली होता है दक्षिण भारत में। अच्छा। और ये खाकरा मंदिर जो है मिक्सचर है ये। अच्छा, दोनों का मिक्सचर है। वो उड़ीसा में खाली देखने को मिलता है। जैसे हमारे बैताल देवल की बात करेंगे, वो है खाकरा मंदिर का उदाहरण है। अच्छा, ये नागर शैली में बनाया गया है। ये नागर शैली में बनाया है और 4 स्टोरी है इसमें। 4 स्टोरी देखने को मिल रहा है। अच्छा, जी। देखेंगे कोना में अमलक है। जी। मंदिर के टॉप में शिखर में लोग देखते हैं अमलक बना रहता है। ये कर्ण रथ में जो बताया था, कर्ण रथ में 4 अमलक है, 4 स्टोरीड में है ये। और इसमें गवाक्ष विंडो है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली है। गवाक्ष डरमर जो है, चैत्यमोटी का बात कर रहे थे हम लोग, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली भी है, जो इसको उसी से सुशोभित किया गया है। मतलब एक तरफ से अगर कहा जाए जिस हिसाब से महल बनते थे उसी तरह का गवाक्ष भी बनाए गए हैं, उसी तरह का विंडो बनाने का कोशिश की गई है या दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, जितना कारुकार्य थी, जितना कलाकारों को, जैसे मगध से हो, इनका महाराष्ट्र से इम्पैक्ट हो, या छत्तीसगढ़ का ओन स्टाइल भी इसको कहते हैं, साउथ कोस्टल स्टाइल टेम्पल में आता है ये। उस कलाकारों को मंदिर को हाईली डेकोरेट करने के लिए उनको बताया गया और ये सारे मैंने अपना परिश्रम, मेहनत झोंक करके इसको इतना भव्य बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें कोई छत्तीसगढ़ की अपने कला शैली कौन सा है इसमें, जिसको हम कहें कि छत्तीसगढ़ की ही शैली है इसमें? मेनली ब्रिक टेम्पल्स जो है छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मिलता है। अच्छा। और जगह में है, लेकिन 1-2 मैंने छुटकर नमूना है वहाँ पे, उदाहरण है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मिलता है। हमारे पलारी में है, राजिम भी ब्रिक्स में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कई है, राम मंदिर भी ब्रिक्स पे बनी हुई है। बुद्धिस्ट तो बिहार ईंटों का विकास बहुत पहले से इसका मतलब था छत्तीसगढ़ में? हाँ, एक्चुअली मैंने 6-7 सेंचुरी से तो था ही, उसके पहले अगर साइज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा ही था। जैसे आगे आए अब देखें तो यहाँ पे जिस हिसाब से ईंटों की दिखाई गई है काफ़ी बड़े हैं ये ईंटों के साइज भी अगर देखें काफ़ी बड़ा दिख रहा है। बहुत चौड़े ईंटें बनती थी, चौड़े हैं, साइज में भी काफ़ी भारी देखते हैं ये।
मतलब अलग अलग काल में, जैसे मतलब जैसे 7वीं शताब्दी मंदिर है, ये 7वीं शताब्दी इसी साइज का प्रचलन था। हम लोग और आगे बात करेंगे, जैसे मौर्य काल में बात करेंगे उससे और बड़ी थी, अच्छा कुषाण में उससे थोड़ा छोटा हुआ, अच्छा शुंग में, हर काल का अलग अलग वृक्ष साइज है जी हमारे पास। अच्छा। एक चीज़ और भी है कि यहाँ जैसे कुछ कुछ ऐसा जैसे गड्ढा दिख रहा है, तो क्या ये भूसी से जलाया हुआ था उसीलिए ये गड्ढा है कि क्या है ये? जो जो ईंट का बनावट होती है, जी मिट्टी में कुछ हम लोग रेत के साथ साथ कुछ भूसा मिलाते हैं, तो उसको पकाने के बाद तो वो भूसी तो जल जाती है, लेकिन उसका निशान इसमें छूट जाती है। अच्छा, तो उसी हिसाब से इसका निशान दिया। उसका एक चीज़ और भी है, ये जितने बारीकी से काम हुआ है, जिस हिसाब से इस बारीकी का काम हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये ईंट में बनने के बाद बारीकी से किया गया, या जब ईंट को जलाया गया उसी वक्त उससे पहले इस तरह का आकृति देके फिर जलाया गया? ये जो आकृति दिया गया है, और आकृति देने के बाद भी माने इसे बहुत फाइन जॉइंट्स है इसमें, जॉइंट्स माने विजिबल नहीं, देख नहीं पाएंगे हम लोग, अच्छा से बहुत बारीकी से देखेंगे तब, हाँ बहुत तब नजर आएगी, बहुत यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। तो ईंट मैंने पकने के बाद उसको मैं घिसे हैं, उसको दोनों मैच करने के लिए, दोनों को मैंने बराबर में बिठाने के लिए उसको घिसा गया है उसको, इसीलिए उसका फाइन जॉइंट्स है इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की अपने आप में एक अनोखी शैली है। बिल्कुल अनोखी शैली है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। एक बात है गढ़तिया साहब, ये इस पूरे मंदिर शैली के अगर देखें, शायद ये मध्य भारत में काहे के लिए कहें, पूरे देश का एक शायद इकलौता ऐसा मंदिर होगा। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसको माने एक लाइन में हम लोग व्यक्त करें तो छत्तीसगढ़ का ताजमहल कहते हैं इसको, माने इसका उसी लेवल तक इसका माने रेपुटेशन है। छत्तीसगढ़ का ताजमहल कह सकते हैं, ताजमहल कह सकते हैं इसको। जी जी जी। साथ में जिस हिसाब से इतनी चौड़े इसको दिया गया है गर्भ मंडप पे जाने के लिए, और छोटा सा द्वार रख के चारों तरफ से जिस चौड़ाई से, जिस मजबूती से इसको दीवार दिया गया है, निश्चित रूप से इसको सारे चीज़ को बचाने के लिए होगा। मैंने इसका जो फाउंडेशन भी उसी इतना स्ट्रांग है, इसका जो अभी तो हम इसका अवशेष को देख रहे हैं, इसके मंडप के ऊपर भी कुछ कलाकारी होगी, जैसे बड़े बड़े पत्थरों का लिंटल लगी होगी, उसके ऊपर आर्किटेक्चर लगता है, तो सारा लोड बियर करने के लिए मजबूती दीवार भी चाहिए, इसलिए इतना चौड़े चौड़े दीवार लगे हैं इसमें। तो आप कहना चाहते हैं ये जो मंडप बना है, चाहे प्रार्थना गृह बोले या मंडप की बात करें, या ये पूरे जो सेंक्टम सेंटोरियम से लेके यहाँ तक जिस हिसाब से बना है, ये और भी चीजें होंगी जो आज नहीं दिख रहा है? पिलर होंगे, भव्य पिलर होंगे, डेकोरेटेड सब सारे पिलर्स होंगे, जैसे बगटकर पिलर के हम लोग जैसे बाहर में उसका एविडेंस मिलती है, तो जरूर इसमें बहुत माने कलाकारी के साथ पिलर बनाया गया होगा, और इसे भव्य रूप से सुसज्जित किया होगा। बहुत से मंदिरें देखे हैं, किंतु इससे जैसे ईंटों में कारीगरी की गई है, इस तरह का मैंने यही देखा हूँ। और इसको साफ़ सुथरा बचा के रखना, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो इसको भी अपन साफ़ सुथरा रखें तो एक ये बचत रहेगी, सबको देखने का मौका मिलेगा। उड़ीसा में भी बहुत से मंदिरों देखा, जैसे कोणार्क वगैरह में हैं, वहाँ पे इस तरह कारीगरी नहीं दिखी। ईंटा का तो पहला ही मैं यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को। इस तरह की ईंटों की कलाकारी ये लक्ष्मण मंदिर में जो है मैं पहली बार देखा हूँ। बाकी उड़ीसा में हम लोग कोणार्क भी देखे हैं और मंदिर भी देखे हैं, बट ईंटों पे बना हुआ नहीं है। ये था इस छत्तीसगढ़ के, जिसको पुरातत्वविद कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का ताज है। निश्चित रूप से कहा जाएगा देश का अपने आप में अनोखा शैली का लक्ष्मण मंदिर है। मंदिर की शैली है जो अंग्रेज या बाकी लोगों को भी विदेश से आकृष्ट करते रहा है, और साथ में इस मंदिर शैली को लेके कम से कम 150 साल से शोध चल रही है कि मंदिर की शैली क्या है। अगले अंक में हम फिर बात करेंगे आपसे एक धरोहर को लेकर, इसी तरह के लक्ष्मण मंदिर और उसके कैसे बचाव हो, जो आने वाले दिनों में अगली पीढ़ी को भी कुछ देखने को मिले। तब तक हमें दीजिए विदाई।